नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति पीसीएस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हम साइंस के सेगमेंट में एपिसोड नंबर 4 की तरफ चलेंगे और बात करेंगे 2021 के प्रश्न पत्र में आए हुए जो प्रश्न शेष रह गए थे। पहले पार्ट की हमने बात की है एपिसोड नंबर 3 में, अब हम एपिसोड नंबर 4 की तरफ चलेंगे और जो शेष रह गए हैं प्रश्न उसकी बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। पहले प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है। जब भी हम खीरा काटते हैं तो पीछे वाले हिस्से में नमक डाल के क्या करते हैं, घिसते हैं। क्यों घिसते हैं? ताकि उससे कड़वापन निकल जाए। तो प्रश्न आपसे वही डेली लाइफ एग्जांपल से दिया गया है कि खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही खीरे को काटकर हम नमक डाल के जब घिसते हैं तो क्या होता है, उससे पानी बाहर आता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण ऐसा होता है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं वो देख लीजिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिया गया है, यानी सक्रिय परिवहन दिया गया है। निष्क्रिय परिवहन दिया गया है। सी ऑप्शन में परासरण दिया गया है और डी ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है, तो प्रसार दिया गया है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कारण है। तो दो शब्द आपको यहाँ पे समझना है। कौन से दो शब्द समझने हैं? पहला तो आपको समझना है विसरण, या जिसे लिखा गया है प्रसार। विसरण को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है डिफ्यूजन। और दूसरा शब्द आपको क्या समझना है, तो दूसरा शब्द समझना है आपको परासरण। दोनों में फर्क है। क्या फर्क है वो भी क्या करेंगे, हम समझ लेंगे। इसे क्या कहा जाता है, तो ऑस्मोसिस कहा जाता है। दोनों में फर्क है। विसरण के अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप देखिए, आपको जब घर में बत्ती जल रही हो, मतलब अगर बत्ती जलाई जा रही हो तो आपको दूर से ही खुशबू आ जाती है कि मम्मी अंदर या फिर पापा अंदर पूजा कर रहे हैं। या फिर कभी किचन से ऐसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो तो भी हमें क्या आती है, अगर ड्राइंग रूम में बैठे तो भी वहां तक हमें क्या हो जाती है, खुशबू महसूस हो जाती है। ये सब किसके कारण होता है, तो ये होता है किसके कारण, तो विसरण के कारण। ध्यान रखिएगा, विसरण को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, तो डिफ्यूजन कहा जाता है। और जो भी हमें जैसे परफ्यूम की बॉटल, यही मैंने यदि परफ्यूम छिड़क दिया और आप तक ये स्मेल आ रही है तो वो किसके कारण आ रही है, तो विसरण के कारण आ रही है, जिसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। तो डिफ्यूजन के कारण आती है। अब डिफ्यूजन होता क्या है वो समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन कहाँ किसे जाता है। मान लेते हैं ये कंटेनर है जहां पे क्या है, कुछ यहाँ पे अणु दिए गए हैं और ये अणु जो है, ये जो बॉक्स है, ये जो कंटेनर का हिस्सा है वो पूरी तरीके से खाली है। इससे क्या कहा जाता है, जहां पे अणु मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे उसे क्या कहा जाता है, हायर कंसंट्रेशन जोन कहा जाता है। और जहां पे क्या हो, अणुओं की संख्या कम हो, उसे क्या कहा जाता है, लोअर कंसंट्रेशन जोन कहा जाता है। ठीक है। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में आएगा, यदि यहाँ ज्यादा है तो यहाँ से यहाँ की ओर क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स किस तरफ मूव कर रहे हैं, तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। कब तक करेंगे ये सवाल है, तब तक करेंगे जब तक इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो उसका अमाउंट है वो दूसरे कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स है उसके अमाउंट के बराबर जब तक नहीं हो जाए तब तक क्या करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि डिफ्यूजन क्या होता है, जब हायर कंसंट्रेशन से कहाँ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, उसे क्या कह दिया जाता है, तो डिफ्यूजन कह दिया जाता है। अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि वायु जो बह रही है वो किसके कारण बह रही है, डिफ्यूजन के कारण बह रही है। क्योंकि ये भी कहेंगे आप कि वो हायर जोन से लोअर जोन में जाती है, लेकिन वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। वहाँ क्या होता है, प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है, कंसंट्रेशन की बात आती है। ठीक है। जब भी कंसंट्रेशन की बात आती है तो हम दो चीज पढ़ते हैं, एक होता है डाइल्यूट और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैंने एक ग्लास में क्या लिया, पानी लिया, उसमें क्या डाल रही हूँ मैं, शक्कर डाल रही हूँ या नमक डाल रही हूँ। तो दोनों में एक चीज ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पानी है वो क्या है, विलायक है। विलायक मतलब क्या हुआ, जिसमें घोला जा रहा है। और दूसरा यदि मैं नमक और शक्कर डाल रही हूं तो वो क्या है, विलेय है, जिसे घोला जा रहा है। दोनों शब्द समझ में आ गए होंगे। एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। जिसमें घोला जाता है उसे कहा जाता है विलायक, जिसे घोला जाता है उसे क्या कह दिया जाता है, विलेय कह दिया जाता है। अब मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पानी ज्यादा है और शक्कर कम है, मतलब क्या होगा,
तनु विलयन होगा। क्या कह रही हूं मैं, पानी का अमाउंट ज्यादा है यानी विलायक ज्यादा है और क्या है, शक्कर यानी विलेय कम है, तो उसे क्या कह दिया जाता है, तनु विलयन कह दिया जाता है। यदि शक्कर ज्यादा है और पानी कम है तो उसे क्या कह दिया जाता है, सांद्र विलयन कह दिया जाता है। कि जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जब भी विलायक के कण विलेय की तुलना में ज्यादा होंगे तो वो तनु विलयन कहलाते हैं, जब भी विलेय के कण विलायक की तुलना में ज्यादा हो तो वो क्या कहलाते हैं, सांद्र विलयन कहलाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। तो एक टर्म हमने पढ़ लिया है, ये हम जो पढ़ रहे थे तनु और सांद्र, ये हम पढ़ेंगे जब परासरण तब काम आएंगे, इसलिए मैंने बताया। डिफ्यूजन समझ में आया होगा। डिफ्यूजन क्या था, तो हायर कंसंट्रेशन से जब मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उसे क्या कह दिया जाता है, विसरण कह दिया जाता है। जिसके एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या देखा, हमने देखा परफ्यूम की बॉटल, परफ्यूम यदि छिड़क दिया जाता है तो दूर तक उसकी महक आ जाए, खाने की महक आ जाए। जब भी महक की बात आएगी, या मैंने कॉफी उठाया, कॉफी की खूबसूरत से खुशबू आई, तो वो भी क्या है, विसरण का उदाहरण है। लेकिन परासरण क्या होता है, तो परासरण क्या होता है, एक विशिष्ट टाइप का क्या होता है, तो आपका विसरण ही होता है। क्या होता है, परासरण एक विशिष्ट टाइप का विसरण होता है जो केवल किसमें होता है, लिक्विड में होता है। क्या कह रही हूं मैं, परासरण भी विसरण ही होता है, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही जाता है। लेकिन विसरण और परासरण में डिफरेंस क्या है, कि विसरण किसमें होता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लेकिन सॉलिड में नहीं हो सकता है। मैं क्या कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि आपका डिफ्यूजन जो है वो किसमें हो सकता है, तो लिक्विड में हो सकता है और गैस में हो सकता है, लेकिन सॉलिड में नहीं हो सकता है, ये बात मैं कह रही हूं। लेकिन अगर ऑस्मोसिस की बात करें यानी परासरण की बात करें तो सिर्फ ये किसमें होता है, लिक्विड में होता है। ये बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब मैं क्या कह रही हूं, परासरण क्या होती है, एक विशिष्ट टाइप का क्या होता है, तो डिफ्यूजन ही होता है, विसरण ही होता है। लेकिन इसमें हम बात किसकी करते हैं, तो हम बात करते हैं लिक्विड की, और हमें ध्यान रखना होता है इसमें जल की कैसे ध्यान रखना होता है वो देख लीजिए। एक अगर हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाते हैं। क्या कह रही हूँ मैं, एक यदि हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेते हैं यानी अर्ध परागम्य झिल्ली लेते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, आधा परागम्य मतलब कुछ को जाने देता है लेकिन कुछ को रोक लेता है। किसको जाने देता है और किसको रोक लेता है, तो जल के छोटे अणुओं को ये जाने देता है, और जैसे शक्कर हो गए, नमक हो गए, विलेय के बड़े अणुओं को क्या करता है, ये रोक लेता है। इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है, तो अर्ध परागम्य झिल्ली कह दिया जाता है। अब विसरण परासरण में क्या होता है, एक अर्ध परागम्य झिल्ली लगाया जाता है। अब क्या किया जाता है, तो आपको दो यहां से आपको क्या दिए गए हैं, सॉल्यूशन दिए गए हैं। अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जहां से वाटर का ज्यादा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड विलयन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वाटर की। जब भी ऑस्मोसिस की बात आए आपको दिमाग में डाल लीजिएगा कि हम वाटर की ही बात करते हैं। वाटर जब क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से मूव करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, तो परासरण कह दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, जल के अणु ज्यादा है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि पानी और शुगर, यानी ये क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे जल के अणु क्या है, कम है। यहाँ पे जल के अणु ज्यादा है, यहाँ जल के अणु कम है। लेकिन हमें बात किसकी करनी है, सिर्फ जल के अणु की करनी है। तो यहाँ पे जल का क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे जल का क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। ये भी क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। लेकिन हम बात किसकी करेंगे, जल की। जब जल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, किसके माध्यम से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से क्या करता है, मूव करता है, तो उसे क्या कह दिया जाता है, तो ऑस्मोसिस कह दिया जाता है या परासरण कह दिया जाता है। ये मामला क्लियर होगा। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी तो क्या समझ में आएगा, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जैसे हम विसरण की बात कर रहे थे, प्रोसेस कब तक चल रहा था, जब तक दोनों कंटेनर में अणु की मात्रा बराबर ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चल रहा था। वैसे ही ये प्रोसेस कब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब दोनों कंटेनर में क्या हो, तो पानी की मात्रा, जल की मात्रा, जल के अणु क्या हो, बराबर ना हो, तब तक क्या चलता रहेगा, परासरण चलता रहेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आपको जब बाथ टब में या
बाल्टी के अंदर पानी में अपना हाथ डुबो कर रखिए, तो क्या होता है, आपके हाथ कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। तो क्या होता है इसमें, पानी बाल्टी में ज़्यादा था, हाथ में कम था, तो पानी क्या करता है, हमारी हाथ की तरफ मूव करता है और ये क्या हो जाता है, ऐसे आपको दिखाई देते हैं, बम्प्स दिखाई देते हैं। तो ये किसके कारण होता है, ऑस्मोसिस के कारण होता है। आप क्या करते हैं, किशमिश को भिगो कर रखते हैं तो सुबह तक आप देखेंगे किशमिश फूल जाता है। तो होता क्या होता है इसमें, ऑस्मोसिस होता है, बाहर का पानी किशमिश में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि किशमिश में जो पानी की मात्रा है वो कम है, बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो पानी कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करता है, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है और किशमिश का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है खीरे के विषय में। खीरा जब हम काटते हैं तो खीरा हमने काटा और हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, नमक लगा देते हैं, तो ये एक लेयर बन जाता है नमक का और यहाँ पे है खीरा। ठीक है, अब क्या है, खीरे में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, और नमक क्या है, तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन है। मैं क्या कह रही हूँ, खीरे को हमने काटा, ऊपर के सरफेस में हमने नमक लगाया, अब क्या होगा, नमक लगा है मतलब वहाँ पानी की मात्रा कम है, खीरे में पानी की मात्रा ज़्यादा है। अब परासरण में क्या होता है, पानी हायर कंसंट्रेशन की से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो इसे ही क्या कह दिया जाता है, परासरण कह दिया जाता है। और जो आपको प्रश्न में पूछा था, खीरे के बारे में पूछा गया था, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा परासरण का, ना कि विसरण का। याद रखिएगा, परासरण एक विशिष्ट टाइप का विसरण है। परासरण जो है वो सिर्फ लिक्विड में होता है, लेकिन आपका विसरण जो है लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, लेकिन सॉलिड में नहीं हो सकता है। तो पहले प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। शब्द ही पकड़ लेंगे तो आपकी आधी चीजें आसान हो जाती है। कैसे शब्द पकड़ना है, यहाँ लिखा है ब्लू, ठीक है, फिर आगे लिखा है क्या, बेबी, और फिर आगे क्या लिखा है, सिंड्रोम लिखा है। मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली किसको होता है, ये बीमारी, सिंड्रोम मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई बीमारी है। किसे होता है, बेसिकली बेबी को होता है, यानी कम उम्र के बच्चों को होता है। और आपको ब्लू हो रहा है, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके फीचर क्या है कि जो बच्चे का चेहरा है या बच्चे का शरीर क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है। इसी सिंड्रोम को क्या कहा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। अब प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि ये होता किसकी वजह से, तो थोड़ी सी बातें हमें यहाँ पर समझनी है कि सबसे पहले ये होता किसके माध्यम से है वो समझ लेते हैं। देखिए, वाटर में यदि क्या हो जाए, दूषित पदार्थ मिल जाए या कंटामिनेशन मिल जाए तो क्या होता है, बच्चों को आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब वाटर किसके माध्यम से दूषित हो रहा है जिसके कारण ये बीमारी हो रही है, तो याद रखिएगा नाइट्रेट के कारण। अगर नाइट्रेट पानी में घुल जाए तो क्या होता है, पानी कंटामिनेटेड हो जाता है और वही वाटर जब बच्चा ग्रहण करता है तो उसके माध्यम से उसे क्या हो जाता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। क्यों होता है, जैसे ये नाइट्रेट कहाँ से आया, हम यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे, तो उसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। पानी में घुल जाने के कारण क्या करते हैं, वो पानी को दूषित करते हैं और दूषित पानी जब पीता है तो ये नाइट्रेट शरीर में जाकर नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके कारण क्या होता है, जो Hb होता है, Hb मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, तो आरबीसी में उपस्थित प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करता है, Hb क्या करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को मेंटेन करने का काम करता है। मैं क्या कह रही हूँ, हमारे शरीर में Hb होता है यानी हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करता है, किस में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है। क्या करता है, तो ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम कौन करता है, तो Hb करता है। अब जब क्या होता है, जब ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, यानी क्या होता है, नाइट्रेट की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, तो आपका क्या होता है, Hb जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो मिथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। मैं क्या कह रही हूँ, आपका Hb जो है वो मिथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो
जाता है और क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा लगातार घटने के कारण चेहरे के जो रंग है इसे क्या हो जाते हैं, हल्का हल्का ब्लू रंग का हो जाता है। इसे ही क्या क्या कहा जाता है, देखिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, कुछ कुछ हिस्से में क्या होता है, ब्लू हो जाता है। इसे ही क्या कह दिया जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कह दिया जाता है। इसके लिए एक और टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, क्या किस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो साइनोसिस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन मिथाइमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और क्या हो जाता है, तो बच्चा मर भी सकता है। ये सीवियर डिसीज होता है, यहाँ तक इंसान कोमा में भी चला जाता है। बेसिकली ये तो किस पे देखा जाता है, तो बेबी में देखा जाता है। तो इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आगे चलते हुए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 आपसे कह रहा है विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आपसे पूछा जा रहा है, यह एक अदिश राशि है या ये एक सदिश राशि है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आपको क्या करना है, उत्तर का चयन करना है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही मतलब कंफ्यूज होना ही नहीं है। एक में दिया है आपको अदिश राशि है, दूसरे में दिया है सदिश राशि है। पहली बात तो कोई भी अदिश और सदिश साथ में हो ही नहीं सकता, तो आपका ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल कैंसिल हो ही जाता है। और आपको पता है या तो अदिश है या तो सदिश है, यानी डी ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाता है। अब पहले ये समझना है हमें अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। मैंने कहा कि यहाँ से आप 100 मीटर चले जाइए। मैंने क्या कहा, आप यहाँ से 100 मीटर चले जाइए। इसका मतलब मैंने क्या बताया, परिमाण तो बताया, मैंने बताया 100 मीटर जाना है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में जाना है। अगर मैं ये कहती यहाँ से 100 मीटर सीधे चले जाओ, इसका मतलब क्या है, 100 मीटर परिमाण भी है और सीधे चले जाओ मतलब दिशा भी है। यही होता है सदिश और अदिश। यदि परिमाण है और दिशा नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है, अदिश। नाम से ही पता चलता है दिशा नहीं है, केवल परिमाण है, उसे क्या कह दिया जाता है, अदिश राशि कह दिया जाता है। और सदिश किसे कहा जाता है, जिसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। अब कुछ राशियां ऐसी होती है जो सदिश होती है और कुछ राशियां ऐसी होती है जो अदिश होती है। तो यहाँ पे दिया गया है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव समझ लीजिए कि किसी चार्ज पार्टिकल को, देखिए आपको जब भी करंट की बात आती है, करंट कैसे फ्लो करता है, तो चार्जेस के माध्यम से फ्लो करता है। जिस दिशा में चार्ज फ्लो करता है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, करंट का प्रवाह होता है। अब चार्ज पार्टिकल को अनंत से कहाँ लाना हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना हो तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो एक चार्ज पार्टिकल को अनंत से या किसी स्पेसिफिक बिंदु से किसी स्पेसिफिक बिंदु पर यदि लाना हो तो उस दौरान जो कार्य करना होगा उसे क्या क्या कह दिया जाता है, विद्युत विभव कह दिया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला देख लीजिए। U बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या होता है, तो R होता है। अब देखिए Q जो है क्या है, आवेश है। आवेश में बता दूं, क्या बता दूं, अगर 4 कूलम है, कूलम क्या है, इसका मात्रक है, 4 कूलम है, तो इसमें मुझे दिशा की जरूरत है क्या, नहीं है। तो आवेश भी क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। और यदि मैं R की बात करूं, दूरी की बात करूं, यहाँ से 100 मीटर चले जाइए, तो 100 मीटर क्या है, केवल परिमाण है और इसमें भी दिशा नहीं है। और जो ये वाला जो मान है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसका मान सीधे निकाला जा सकता है। तो ये दोनों अदिश राशि है, तो आपका U भी क्या होगा, यानी विद्युत विभव भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, तो एक क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि को क्या कहा जाता है, तो आपका वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है जिसमें दिशा होती है, और स्केलर क्वांटिटी यानी क्या होता है, अदिश राशि होती है जिसमें दिशा नहीं होती है। तो आपका कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। तीसरे का कौन सा उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, थोड़ी बातें और कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से स्केलर क्वांटिटी है, कौन से वेक्टर क्वांटिटी। अगर क्वेश्चन रिपीट करे तो आपसे बिल्कुल गलत ना हो, तो ये आपको टेबल दे दिया गया है। कौन कौन से स्केलर क्वांटिटी है, यानी आपको दिशा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखेंगे डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है, एनर्जी है, डेंसिटी है, पावर है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर और वर्क जो है क्या है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, यानी ये क्या है, एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। वहीं वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, आपका वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी और ड्रैग क्या है, तो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा ताकि आगे के आपके सेक्शन में, आगे के एग्जाम में आपको ये काम आ जाए।
आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर आपसे 4 क्या कह रहा है कि रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला तो यहाँ पे होता है रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं वो समझना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है ऑप्शन देख लीजिए। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सही है या गलत है। आगे देखो, देखिए क्या कह रहा है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन क्या दिए गए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही है, एक दो दोनों सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले ये समझना है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे मैंने एक तत्व लिया है एक्स, ठीक है, एक्स तत्व लिया है, एक्स तत्व के बीच में क्या होगा, तो नाभिक होगा, ठीक है। ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जिसके नाभिक में क्या हो, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। और एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, किसी व्यक्ति में यदि एनर्जी बहुत ज़्यादा हो तो वो एक जगह बैठ पाएगा क्या? आप कहेंगे बैठिए तो वो थोड़ी देर में उठ के कहीं और जाने को देखेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिसके नाभिक में बहुत सारी एनर्जी होती है और वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होते, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं या स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। स्टेबिलिटी कब पाएंगे, जब उसमें से ऊर्जा निष्कासित हो जाएगी। वैसे ही रेडियो धर्मी जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, नाभिक से क्या करते हैं, रेडिएशन निकालते हैं। रेडिएशन निकालने के बाद क्या करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। पहले क्या थे, नाभिक में एनर्जी बहुत ज़्यादा था और ये क्या थे, अनस्टेबल थे। बाद में क्या हो गए, ये रेडिएशन के तौर पे ऊर्जा मुक्त कर दिए, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, ये स्टेबिलिटी पा लेते हैं। इसे ही क्या कह दिया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कह दिया जाता है। और इस प्रोसेस को, रेडिएशन बाहर निकालने को, ऊर्जा बाहर निकालने को क्या कह दिया जाता है, रेडियोधर्मिता कह दिया जाता है। अब ये कौन सा गुण है, किसी भी पदार्थ का, रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाभिकीय गुण है। नाभिक से ऊर्जा निकल रही है। तो पहला कथन आपसे क्या कह रहा था, पहला कथन आपसे ये कह रहा था कि रेडियोधर्मिता क्या है, एक नाभिकीय गुण है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल कैंसिल कर लीजिए और ये ऑप्शन क्या कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है, सही। पहले आप चलिएगा एलिमिनेशन मेथड की तरफ। अगर एक भी ऑप्शन सही आ जाता है तो 50-50 तो आप लगा ही सकते हैं। तो ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी में बोल रहा है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर क्या बनाया जाता है, हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो पहले बात समझ लीजिए कि दो तरीके का प्रोसेस होता है, एक होता है नाभिकीय संलयन और दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन। नाम से ही पता चल रहा है, नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, विखंडन का मतलब होता है टूटना। नाभिक टूट रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कह दिया जाएगा, नाभिकीय विखंडन। आपको मैंने क्या कहा, ये ऊर्जा रिलीज करते हैं, मतलब अगर नाभिक टूटेगा तो भी ऊर्जा निकलेगी, यदि नाभिक जुड़ेगा तो भी ऊर्जा निकलेगी। नाभिक टूटकर ऊर्जा निकलने को क्या कहा जाता है, तो नाभिकीय विखंडन का प्रोसेस कहा जाता है। नाभिक जुड़ के ऊर्जा निकलने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन का प्रोसेस कह दिया जाता है। देखते हैं कैसे टूटता है और कैसे जुड़ता है। तो ये रहा आपका, ये कोई बड़ा नाभिक है, यानी बड़ा न्यूक्लियस है जो क्या करता है, दो या दो से अधिक भागों में टूटता है। कैसे टूटता है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन आके टकराता है, जिसके कारण ये क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है। और जैसे ही स्प्लिट करता है तो ये क्या करता है, और न्यूट्रॉन निकालता है, और ये न्यूट्रॉन फिर भारी नाभिक से क्या करता है, टकराता है, और ये क्या करते हैं, फिर ऐसे क्या करते हैं, तो टूट जाते हैं। तो ये क्या होता है, चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, नाभिकीय विखंडन की बात कर रहे हैं। वहीं नाभिकीय संलयन कैसा होता है, तो दो हल्के नाभिक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और क्या होते हैं, संलयन होने के बाद ये क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी क्या करते हैं, तो रिलीज करते हैं। इसे क्या कह दिया जाता है, तो फ्यूजन कह दिया जाता है। फ्यूजन विखंडन को कहा जाता है, फ्यूजन संलयन को कहा जाता है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये जो यूज़ होता है वो रिएक्टर में किया जाता है। आपने नाभिकीय रिएक्टर का नाम सुना होगा। तो नाभिकीय रिएक्टर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विखंडन का इस्तेमाल करते हैं।
देखिए, जब भी कोई आविष्कार होता है तो उसका इस्तेमाल हम अच्छे कामों में भी कर सकते हैं और विध्वंसक कामों में भी कर सकते हैं। जैसे ही नाभिकीय विखंडन संलयन या नाभिकीय ऊर्जा की बात आती है तो खोज करने के बाद फिर हमें क्या याद आ जाता है, नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी का नाम याद आ जाता है, जहाँ पे इसका जो यूज़ है बहुत डिस्ट्रक्टिव तरीके से किया गया था। देखिए, न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्शन है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूजन जो रिएक्शन है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सूरज इतना चमकदार दिखता है, वो कैसे दिखता है, तो वो नाभिकीय संलयन के कारण दिखता है और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। मैं क्या कह रही हूँ, फ्यूजन की तुलना में फ्यूजन में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। फ्यूजन को आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन फ्यूजन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और हाइड्रोजन बम किससे बनाया जाता है, तो हाइड्रोजन बम किससे बनाया जाता है, तो फ्यूजन से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें फ्यूजन से बनाया जाता है क्योंकि इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा निष्कासित होती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो गलत है, ऑप्शन एक जो है वो सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यानी केवल एक सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, तो प्रश्न नंबर 5 में वापस डिफ्यूजन के संदर्भ में पूछा गया है। डिफ्यूजन हमने क्या पढ़ा था कि हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स किस तरफ जाए, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, तो उसे क्या कह दिया जाता है, डिफ्यूजन कह दिया जाता है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार का कारण क्या है, या आपसे यहाँ पे प्रकीर्णन नहीं पूछ रहा है, प्रकीर्णन की बातें हमने की थी, यहाँ पे फैलाव की बातें नहीं कर रहा है, यहाँ डिफ्यूजन की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल में प्रकाश का डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ प्रकाश किससे जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा धूल के कण के कारण क्या होता है, वायुमंडल में डिफ्यूजन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी तरंगों को काटता है, ये आपसे पूछ रहा है। यूवी रेस को कौन से कांच काट सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पे 4 ग्लासेस दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया है, एक सोडा कांच दिया गया है, एक पायरेक्स ग्लास दिया गया है, एक जीना ग्लास दिया है, एक क्रुक्स ग्लास दिया है। तो याद रखिएगा यूवी रेस को कौन काट सकता है, तो क्रुक्स ग्लास काट सकता है। बाकी सबके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी बातें जान लेंगे ताकि आगे के पेपर में आपके काम आ जाए। क्रुक्स ग्लास की गुण क्या होता है, तो गुण होता है पराबैंगनी तरंगों को, किरणों को ये क्या कर सकता है, काट सकता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो धूप का चश्मा जो हम पहनते हैं, सनग्लासेस जो पहनते हैं, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो क्रुक्स ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सोडा ग्लासेस की तरफ चले तो ये कम पिघलते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किसके तौर पर किया जाता है, तो खिड़की के शीशे के तौर पर किया जाता है। अगर आप सोचिए खिड़की का शीशा लगा है, तेज धूप आ रही है, खिड़की ही पिघल गई, तो ये ना पिघले इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सोडा ग्लास का। और गैर प्रतिक्रियाशीलता होती है, मतलब जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करती है। अगर कंटेनर, फूड कंटेनर में हमने कुछ भरा और वो क्या कर दे, किसी बाहर जो कंटेनर है उसके मटेरियल से यदि क्या कर दे, क्रिया कर ले, तो क्या हो जाएगा, उसका संक्षारण हो जाएगा और इतना तक हो सकता है कि वो जो अंदर कंटेनर के पदार्थ है वो विषैला हो सकता है। तो जो सोडा ग्लास है वो क्या है, गैर प्रतिक्रियाशील है, किसी से क्रिया नहीं करता, इसलिए इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो फूड कंटेनर के तौर पर किया जाता है। आगे चले और पायरेक्स ग्लासेस की बात करें तो ये थर्मल और मैकेनिकल प्रतिरोध होता है, यानी ताप के प्रति, यांत्रिक ऊर्जा के प्रति क्या करता है, प्रतिरोध व्यक्त करता है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पाइपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, थर्मामीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओपन वेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर सोचिए थर्मामीटर में बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, हीट आ जाए, बहुत ज़्यादा गर्म है और हमने थर्मामीटर लगा दिया और वो क्या हो जाए, पिघल जाए, तो हमें क्या चाहिए, ऐसा कांच चाहिए जो थर्मल रेजिस्टेंट हो। तो जो आपका पायरेक्स ग्लास है वो क्या है, थर्मल रेजिस्टेंट है और साथ में मैकेनिकल रेजिस्टेंट भी है। जेनर ग्लास की बात करें तो ये गर्मी और झटके के प्रति क्या होता है, प्रतिरोध होता है और ये किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो रासायनिक बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इस लेक्चर का उद्देश्य है कि हम एक एक PYQ को बहुत अच्छे से एनालिसिस करें। आप जब भी साइंस के वीडियो देखें तो आप एक कॉपी पेन निकाल के बैठिए, सब कुछ नोट डाउन करके चलिए। यदि आप PCS का, UP PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आप RO की सीरीज़ भी पूरी देख लीजिए। यदि आप किसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि आप RO का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आप UP PCS वाली पूरी सीरीज़ देख लीजिए। डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, तो कहीं ना कहीं आयोग का मेंटालिटी मैच कर जाता है और वो उसी
तरीके के प्रश्न फ्रेम करता है, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, जो आरओ में था वही आपको यूपी पीसीएस में देखने को मिला था। तो आप बिल्कुल ये कीजिए कि गो थ्रू कर जाइए, एक बार पूरे पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से देख लीजिए। तो हमने बात की थी कि यूवी रेज को कौन काट सकता है, तो क्रोक्स ग्लास काट सकता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आगे चलते और बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये जनरली हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने जियोग्राफी के क्लास में पढ़ा है। जियोग्राफी के क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया है, एल्बिडो नाम का टर्म पढ़ाया गया है। एल्बिडो क्या होता है, इकाई विहीन होता है, यानी विमा विहीन होता है। विमा विहीन इसलिए होता है क्योंकि इसे मेजर किया जाता है 0 और 1 के बीच में हम मेजर करते हैं। क्या दर्शाता है एल्बिडो, कि प्रकाश की किरण आई और कितना टकरा के वापस जा रही है, जितना अधिक टकराएगी उसका एल्बिडो क्या होता है, उतना ज़्यादा होता है। देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने क्या बताया कि एल्बिडो का स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 1 की तरफ होता है। अब जो ज़्यादा परावर्तित करता है उसका मान क्या होगा, 1 की तरफ होगा, और जो कम परावर्तित करता है वो क्या होगा, 0 की तरफ होगा। जब हमने आरओ की सीरीज हम पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे, तब हमने क्या पढ़ा था कि काला रंग क्या होता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है। इसलिए हमें गर्मियों में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सारी चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे तो दिमाग लगाते लगाते क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, प्रकाश की किरण को यदि काला रंग ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, परावर्तन कम करता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका एल्बिडो क्या होगा, कम होगा। और सफ़ेद रंग क्या करता है, प्रकाश की किरणों को ज़्यादा परावर्तित करता है, इसलिए इसका क्या होगा, एल्बिडो ज़्यादा होगा। अब एल्बिडो किसका सबसे ज़्यादा होगा, वाइट पेंट का हो सकता है, यानी या बर्फ होगा। जितना ज़्यादा बर्फ होगा वो क्या कर देगा, उतना ही प्रकाश की किरणों को ज़्यादा परावर्तित करेगा। जब प्रकाश की किरण ही नहीं पहुँचेगी तो वहाँ सर्दी तो होगी ही, जाहिर सी बात है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, रेगिस्तान में रेत दिया गया है, धान के खेत में भूमि दिया गया है, धान की खेती की भूमि दिया गया है, ताजा बर्फ से ढकी भूमि दिया गया है, और समशीतोष्ण घास में प्रेरी भूमि दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कौन सबसे ज़्यादा एल्बिडो रखेगा, कौन सबसे ज़्यादा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करेगा, तो बर्फ करेगा, क्योंकि वाइट रंग का होता है। बाकी सबके बारे में भी देख लेते हैं कि वो कितना परावर्तित करता है, यानी तो आप देख लीजिए हिम कितना परावर्तित करता है, तो 70 से 90% जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। मरुस्थल की बात करें तो 60 से 70% करता है। यदि घास के मैदान की बात करें तो बहुत कम करता है, कितना करता है, 14 से 37% करता है। और कोणधारी वन की बात करें तो ये सबसे कम करता है, 10% ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। तो ये क्या हो गया, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर है, ज़्यादा से कम की तरफ है, हिम, मरुस्थल, घास के मैदान और कोणधारी वन। क्वेश्चन बनने की संभावना ऐसे भी हो सकती है। आगे चलते और बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्यों देता है। अगर यदि हम किसी भी फ्रूट को कहाँ स्टोर करें, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करें, तो वो ज़्यादा दिन तक बना रहता है। देखते होंगे आप, अगर बिग बास्केट या ऐसे शॉप पर जाएंगे जहाँ पे आपको ग्रोसरी देखने को मिलते हैं और साथ में फल फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत कम पकते हैं, बहुत लेट पकते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो ये आप समझ लीजिए कि देखिए, जब भी हम तापमान को कम करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही क्या करते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, वैसे ही फल भी सांस लेते हैं। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं उनकी श्वसन दर कम हो जाती है। श्वसन दर कम हो जाने का मतलब क्या है, देखिए जब भी वो जो फ्रूट्स हैं वो सांस लेते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एथिलीन क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। और एथिलीन जो होता है वो क्या करता है, फलों को पकाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जो फलों में क्या होता है, इथाइलिन नाम का हार्मोन होता है। जितना ज़्यादा सिक्रीशन होता है उतना ज़्यादा फल जल्दी पकते हैं। तो जैसे ही सांस, अगर हम किसी को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो उनका क्या होता है, श्वसन दर कम हो जाता है। सांस लेते हैं तो क्या छोड़ते हैं, एथिलीन छोड़ते हैं। और एथिलीन क्या किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो फलों के पकने में जिम्मेदार होता है। अब सांस ही कम लेंगे तो एथिलीन ही कम निकलेगा, एथिलीन ही कम निकलेगा तो क्या होगा, बहुत कम वो पकेंगे। तो आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है वो देख लीजिए।
आपको दिया गया है सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना हो जाता है, यदि हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, ये आपसे कहा गया है। दूसरा दिया गया है वातावरण में CO2 बढ़ जाता है। तीसरे में दिया गया है क्या, श्वसन दर में ह्रास हो जाता है, श्वसन दर में कमी हो जाती है, तो यही ऑप्शन सही है। जब भी कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो फलों के श्वसन दर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है क्या, आर्द्रता में बढ़ना, आर्द्रता बढ़ जाता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे ये पूछ रहा है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो थोड़ी सी बातें हमें यहाँ पे समझनी चाहिए। क्या समझनी चाहिए, देखिए जहाँ से हम सांस लेना शुरू करते हैं ये वाला जो हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है, ट्रेकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रेकिया कहा जाता है। अगर आप देखना चाहें तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, ट्रेकिया है। और ट्रेकिया आगे चल के बहुत ज़्यादा हिस्सों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जिस हिस्सों में विभाजित होता है उसे क्या कहा जाता है, ब्रोंकियल ट्यूब कहा जाता है। जो आपका ट्रेकिया है उसी को क्या कहा जाता है, विंड पाइप भी कहा जाता है। क्यों विंड पाइप कहा जाता है, यहाँ से हवा क्या हो रही है, अंदर की ओर जा रही है। और ये किस में टूट जाते हैं आगे चल के, तो ट्रेकिया में टूट जाते हैं। और ट्रेकिया ट्यूब जो है उसके आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक थैली मौजूद होगी आपको। इसके हर कोने पे एक थैली नुमा संरचना मौजूद होते देख सकते हैं आपको यहाँ पे। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे एल्वियोलाई कहा जाता है। और एल्वियोलाई ही के किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो श्वसन के लिए जिम्मेदार होता है। मैं क्या कह रही हूँ, जब हम सांस लेते हैं तो वो किस में जाता है, पहले विंड पाइप में जाता है जिसे ट्रेकिया कहा जाता है। आगे चल के ट्रेकिया बहुत सारे ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है जिसे ब्रोंकियल ट्यूब कहा जाता है। और ब्रोंकियल ट्यूब के ही क्या होता है, अंतिम में आपको एल्वियोलाई कहा जाता है। और यही क्या होता है, गैस विनिमय का माध्यम होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 9th का क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। बाटुलिज्म क्या है, आपसे कहा पूछा जा रहा है। बाटुलिज्म क्या है वो देख लेते हैं। बाटुलिज्म जो है वो भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। यदि हम भोजन को अच्छे से संसाधित ना करें तो वो क्या हो जाए, भोज्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं। उसे ही क्या कह दिया जाता है, तो बाटुलिज्म कह दिया जाता है। किसके कारण होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु के कारण होता है। क्या होता है, तो खाना क्या हो जाता है, विषैला होता है। कौन जिम्मेदार होता है, तो जीवाणु जिम्मेदार होता है। क्या होता है जब आपको ये क्या होता है, खाने में विषैलापन देखने को मिलता है तो कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो निगलने में कठिनाई हो जाती है, बोलने में कठिनाई हो जाती है, और क्या होता है, चेहरे में कमजोरी देखने को मिलती है। किसकी बात की जा रही है, बाटुलिज्म की बात की जा रही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण नहीं है, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, तो यस ये क्या है, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। ऑप्शन सी में लिखा है जल जनित संक्रमण लिखा गया, और जल जनित क्या लिखा गया है, विषैलापन लिखा गया है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। और ऑप्शन क्या है, खाद्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। आगे चलते और बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 इसकी बातें हमने एपिसोड नंबर किस में भी की है, तो हमने बात एपिसोड नंबर 1 में भी की है और इत्मीनान से की है। तो हम इसमें सीधे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, तो आपको देखने को मिलेगा डेंगू ज्वर क्या है, मच्छर वाहित है। आपको फाइलेरियासिस जो है ये भी मच्छर वाहक है। निद्रा रोग ये मच्छर वाहक नहीं है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। मलेरिया तो पता ही है, मलेरिया भी किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। लेकिन इसके संक्रमण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो मच्छर ही जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन डी भी आपका गलत है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी 11वें का क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। अंतिम में छोड़ जाएंगे आपको एक अभ्यास प्रश्न के साथ, जिसका उत्तर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स पर देना है। और इस प्रश्न का जवाब आपको इसी लेक्चर में मिल जाएगा, तो आप खोजना चाहे तो वो भी खोज सकते हैं। इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स पर देना है। जब आप उत्तर देते हैं तो इस बात की संतुष्टि हो जाती है, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है। तो आपसे प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, एक नाभिक के छोटे छोटे नाभिक में विभाजित होना क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। विलय कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है, हाफ लाइफ कहा जाता है, या गामा विकिरण कहा जाता है। इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने बात किसकी की है, 2021 में आए हुए जो शेष रह गए थे प्रश्न उसकी बात की है। अगले एपिसोड में मिलेंगे तो हम बात करेंगे 2020 के प्रश्नों की। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।